बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है। ये चर्चे थी काफी तेज जब चुनाव था, लेकिन आज उसके मायने बदलते आ रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया तो साफ तौर पर इसके नियमों को बदल दिया और अब उन्होंने कहा है कि बिहार में बहार तो है, लेकिन इस बार मुख्यमंत्री के बहार नहीं है। बिहार में बहार को लेकर के चर्चा हम करेंगे, लेकिन क्या सच में सरकार पर दबाव है? सुशासन राज नहीं, राक्षस राज है। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी भारत और मैं हूं आपके साथ निर्भय किशोर। और आज मधुबनी में जो हत्या हुई थी उस कांड को लेकर के आज चर्चा करेंगे, क्योंकि आज नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया तो सरकार पर हमला बोला और कहा कि नीतीश कुमार जो हैं वो अब परेशान हो गए हैं। बिहार के मधुबनी जिले के बेनीपट्टी प्रखंड के मोहम्मदपुर गांव में होली के दिन हुए नरसंहार पर विवाद जारी है। विपक्ष का आरोप है कि सरकार मामले को गंभीरता से नहीं ले रही है। सत्ताधारी दल के नेता ये दावा कर रहे हैं कि अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा। और सबसे बड़ी बात है कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव इस मामले में अब आए हैं और उन्होंने कहा है कि सब कुछ जो भी हो रहा है उसके लिए, यानी कि गिरफ्तारी हो गई है, आरोपी जो है उसकी गिरफ्तारी हो गई है और उसके साथ साथ कुल 4 और लोग गिरफ्तार हुए हैं। एक साथ साथ एक साजिशकर्ता यानी कि आरोपी के साथ कुल 5 लोग गिरफ्तार हुए हैं। उसके बाद अब मामले को लेकर के अलग ही तरीके से देखा जा रहा है। हमारे साथ सबसे पहले बात करेंगे, आज हमारे साथ गेस्ट हैं, हम उनसे बात करेंगे। राहुल आनंद जी हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं, हम उनसे बात करेंगे और इस मामले को लेकर के आज चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपका स्वागत है और बात आज मधुबनी को लेकर के करेंगे। मधुबनी मामले को लेकर के जिस तरीके से आरोप लग रहे हैं, नेता प्रतिपक्ष ने कहा है कि जब से विपक्ष एक्टिव हुई है तब से सरकार थोड़ी सक्रिय दिख रही है। नहीं, देखिए, जो मधुबनी नरसंहार हुई है उसके लिए हम सब ने संवेदना प्रकट की है और ये एक सुरक्षा पे सेंध वाली बात है। लेकिन जिस प्रकार की ये हत्या की गई है, निर्मम हत्या की गई है, ये काफ़ी निंदनीय है। इसका हम सब लोग समर्थन करते हैं। लेकिन बात अगर करें सरकार की, तो सरकार अपना काम कर रही है। क्योंकि देखिए, वहाँ पे जो प्रथम दृष्टया देखा गया है तो वहाँ प्रथम दृष्टया में यही नज़र आया है कि ये विवाद मछली के पोखरे को लेकर था और उस पोखरे में, जो कि वो सरकारी पोखर है, उसके ऊपर उसकी नीलामी नहीं हुई थी। ये वर्चस्व की बात थी और 2 गांवों की, ये मुख्य रूप से 2 गांवों की लड़ाई थी जिसके ऊपर ये वर्चस्व बनाया जा रहा था। बीजेपी के जो विधायक हैं उनके ऊपर भी गंभीर आरोप लगे, आप भी समझ रहे हैं। देखिए, आरोप लगना एक अलग बात है, लेकिन आरोप सिद्ध होता है तब वो आरोपी कहलाता है। बिल्कुल, क्योंकि जब तक चोर चोरी करता है वो समझ में आता है, जब तक पकड़ा नहीं जाता तब तक वो चोर नहीं होता है। तो आरोप अगर लगे हैं तो इसकी निष्पक्ष जांच होगी। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने वहां के प्रशासन से बात भी की है, जिसमें इस बात का जिक्र किया गया है कि जो भी आरोपित हैं, जिसमें से 17 राजपूत और 13 ब्राह्मण और 2 दलित और 17 राजपूत और 13 ब्राह्मण आपने कहा। मैं आप ही से सवाल करूंगा क्योंकि आप जो जवाब दे रहे थे, बात मछली को लेकर के उठी और उसके बाद आप ही खुद बोल रहे हैं कि 17 राजपूत और 13 ब्राह्मण, बात जाति को लेकर के भी की गई थी। नहीं, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जातीयता की बात नहीं है। क्योंकि अगर किसी इंसान ने अगर कहीं जन्म लिया है तो वो किसी ना किसी जात में ही जन्म लेगा। और दूसरी एक बात है कि जो जातीय रंजिश की जो बात की गई थी, जो विपक्ष इस चीज को दिखाने का प्रयास कर रहा था कि ये एक जातीय घटना है, लेकिन इससे दूर होना है। अगर मानव में जन्म होगा तो किसी न किसी जात में जन्म होगा और इसकी हमें चुनने की आजादी नहीं होती है। लेकिन यहाँ बात है सुरक्षा को लेकर और कानून व्यवस्था को लेकर। तो कानून अपना काम कर रही है। कानून में जो आरोपित बने हैं इस चीज को दिखलाने के लिए, क्योंकि आपने देखा कानून में आरोपित बने हैं, आपको रोकेंगे। और एक बार बता दूं आपको कि मधुबनी नरसंहार मामले में 7 दिन बीत गए हैं। आरोपी प्रवीण झा समेत कुल 5 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है और इसको लेकर के सबसे पहले बात अगर की जाए तो सुबह से ही चर्चा हो रही थी। प्रवीण झा, इसके साथ साथ चंदन झा, मुकेश साफी, भोला सिंह समेत 5 की गिरफ्तारी की बात की गई और इसको लेकर के सबसे पहले सुबह से जो चर्चा आ रही थी, एडीजी मुख्यालय ने इस बात की जानकारी दी। उनके मुताबिक झा समेत 4 लोगों को जो गिरफ्तारी की गई, उस सबकी गिरफ्तारी नेपाल से हुई है। हालांकि पुलिस इस बात की पुष्टि नहीं कर रही थी। बाकी अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है, ऐसा एडीजी मुख्यालय ने कहा था। लेकिन एक खबर यह भी आ रही है कि अब मधुबनी हत्याकांड मामले को लेकर के 5 आरोपियों की जो गिरफ्तारी हुई है उसकी पुष्टि अब मधुबनी पुलिस अधीक्षक डॉक्टर सत्यप्रकाश ने भी की है। पुलिस अधीक्षक सत्यप्रकाश ने बताया है कि बेनीपट्टी थाना क्षेत्र के मोहम्मदपुर गांव में गिरफ्तारी हुई है। हत्याकांड मामले में नामजद जो आरोपी हैं प्रवीण झा, इसके साथ साथ चंदन झा, भोला सिंह, कमलेश सिंह,
मुकेश साफी की गिरफ्तारी हुई है। इन सभी आरोपियों की गिरफ्तारी दरभंगा और मधुबनी जिला के सिमाई थाना क्षेत्र बिस्पी के रघौली गांव से हुई है। यह गांव बीजेपी के विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल का है। साथ ही एक साजिशकर्ता को भी गिरफ्तार किया गया। लेकिन आपसे हम जानना चाहेंगे, क्योंकि देखिए दो बातें सुबह से जो चली, पहली बात यह थी कि एडीजी ने कहा कि नेपाल से गिरफ्तारी हुई, लेकिन अब एसपी कहते हैं कि इनको दरभंगा से ही गिरफ्तार किया गया है। देखिए, इसमें मैं आपको बताना चाहूँगा, ये कानून व्यवस्था का काम है और इनको आप अगर कोई भी बयान ये जब जारी करते हैं तो ये आपस में कम्युनिकेट करके बयान जारी करते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। ये कानून व्यवस्था को देखना है। लेकिन कंफ्यूजन तो यहाँ सीधे दिख रहा है। एडीजी कहते हैं नेपाल से गिरफ्तारी हुई है और एसपी कहते हैं कि कहीं और से गिरफ्तारी। तो देखिए, इसमें एडीजी ने जो कम्युनिकेशन किया है ऊपर, ये इसमें कहीं ना कहीं कोई खामी नजर आ रही है, लेकिन जो आरोपी है उसकी गिरफ्तारी हुई है। मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा, क्योंकि मैं इस मामले के वार्ता को पढ़ रहा था तो इसमें मुझे मिला कि सबसे पहले जो मुकेश साफी का जो नाम आपने लिया है वो एससी एसटी एक्ट के मामले के तहत वो गिरफ्तारी हुई थी। तो विवाद का यहीं से पकड़ा था। और कोई भी कानून, अगर संविधान में किसी भी कानून को बनाया जाता है तो उसका पालन किया जाता है, लेकिन इसकी गलत इस्तेमाल भी होते हैं जिसके लिए सरकार को प्रतिबंधित है और सरकार को रोकना है। और एक दूसरी बात मैं आपको बताना चाहूँगा, मेरा कहने का तात्पर्य यह भी है यहाँ पर कि कोई भी कानून बनता है तो उसमें काला और उजला का कॉन्सेप्ट होता है, वो हर कानून में होता है। लेकिन ये जो रंजिश जो थी वो विवाद आई मछली के पोखरे को लेकर हुई, तो सरकार को चाहिए कि जल्द से जल्द सारे लोगों को गिरफ्तार किया जाए। कौन करेगा सर, क्योंकि सरकार में आप भी तो हैं। देखिए, सरकार में हम जरूर हैं, लेकिन ये काम सिस्टम का है। सरकार आदेश दे सकती है, सिस्टम को गिरफ्तार करना है। तो इस दिशा निर्देश में जो नाम आपने गिनाए हैं, जिसमें 2-3 लोगों को जो गिरफ्तार किया गया है, तो ये हमारे प्रशासन की तत्परता ही है कि उन्होंने इनको 7 दिन बीत गए, 7 दिन हो गया और आप बोल रहे हैं कि सरकार की तत्परता है। देखिए, कोई भी घटना अगर घटती है तो लोकतंत्र में या किसी भी देश हो या राज्य में हो, घटना को खत्म नहीं किया जा सकता है। लेकिन अगर कोई जब घटना घटती है तो पुलिस को उसके लिए साक्ष्य चाहिए होता है। बिल्कुल, साक्ष्य के अच्छा, साक्ष्य की बात की तो आपसे सवाल है। साक्ष्य की अगर बात कर रहे हैं तो इस मामले को लेकर के आज नेता प्रतिपक्ष ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है और उन्होंने बोला कि जांच के नाम पर क्या हो रहा है, इसको कहीं ना कहीं दबाने की कोशिश की जा रही है। अब तक फॉरेंसिक टीम भी नहीं पहुंची इस घटनास्थल पर। 7 दिन बीत गए, जांच में क्या कर रही है सरकार? देखिए, जहां तक आपने सवाल किया है कि जांच में क्या परिणाम निकले हैं, तो देखिए एक एक करके परिणाम सामने आपके आ रहे हैं। गिरफ्तारियां हो रही है और दबाव बनाकर लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है जो आरोपित हैं। और जहां तक फॉरेंसिक जांच की बात है तो ये फॉरेंसिक जांच की जो टीम है, उनकी आवश्यकता अगर वहां के प्रशासन को समझ में आती है तो उनको वो बुलाएंगे। फॉरेंसिक अपने मन से नहीं जा सकता है। कैसे बुलाएंगे सर, जब सीएम नीतीश कुमार खुद घटनास्थल पर पहुंचते हैं और तेजस्वी यादव ने भी आज उन पर हमला बोला है? देखिए, मैंने आपको अपने एक प्रारंभिक संबोधन में एक बात कही थी कि घटना एक ऐसी प्रक्रिया है, अपराध जो किसी भी राज्य में हो सकता है, किसी भी देश में हो सकता है, उसे खत्म नहीं किया जा सकता है। विपक्ष की भूमिका हमारे राज्य में सराहनीय होनी चाहिए। और विपक्ष नहीं मानते कि विपक्ष जो है वो एक्टिव है और अपना काम भी निभा रहा है बखूबी? देखिए, तो सरकार के भी लोग अपना काम निभा रहे हैं। सरकार ने नीतीश कुमार जी ने एक बयान जारी किया था जिसमें उन्होंने कहा था कि आरोपित छोड़े नहीं जाएंगे। और विपक्ष ने जो राजनीतिक रोटियां सेकने की जो काम कर रहे हैं, क्योंकि वो जा रहे हैं वहां पे लोगों से मिल रहे हैं, क्योंकि ये वही विपक्ष है जो कभी उस समाज के ऊपर कटाक्ष भी करता था। और माफ कीजिएगा, मेरे कहने का मतलब यह है कि मैं एक हकीकत से आपको वाकिफ करा रहा हूं। बिल्कुल। और दूसरी बात यह है कि नीतीश कुमार जी के शासनकाल में हर वक्त बिहार आगे की तरफ बढ़ा है और नरेंद्र मोदी जी पे चलिए बढ़ा है, नीतीश कुमार के साथ बिहार आगे भी बढ़ रहा है। लेकिन नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने आज बहुत बड़ी बातें कही है उनको लेकर के। क्या कुछ कहा है तेजस्वी यादव ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान, एक बार वो भी जरा सुनते हैं। भी कहा था कि बिहार पुलिस जो है वो जेडीयू पुलिस बनकर के रह गई है। बिहार की गलियां, चौराहे, सड़कें, डेली वहां बिहार में सैकड़ों हत्याएं और अपराधियों का तांडव देखने को मिल रहा है। चाहे नरसंहार का मामला हो, चाहे जहरीली शराब से मारे जा रहे लोग हों, चाहे हत्याएं हों, प्रतिदिन लोग जो हैं वो मर रहे हैं। और अब तक मुख्यमंत्री जी ने चाहे कोई भी घटना हुई हो, उन्होंने कोई भी प्रतिक्रिया या कॉन्डोलेंस में 2 शब्द भी उन्होंने बयान नहीं किया।
लगातार ऐसे मामले आ रहे हैं जिसको एक ही तरीके से, एक ही तरीका है इन्वेस्टिगेशन का कि मामला जब गर्म हो तो आप चुप बैठिए, कोई कार्रवाई मत कीजिए, और जब मामला ठंडा हो जाएगा तो एक काल्पनिक एक कथा बना करके, एक स्टोरी बना करके आपको पेश कर दिया जाएगा। बिल्कुल, तो पेश कर दिया जाएगा और खुद नेता प्रतिपक्ष आज आरोप लगा रहे हैं। क्या लगता है सर? देखिए, तेजस्वी यादव, मैंने आपको कहा था कि विपक्ष की जो भूमिका होती है वो सराहनीय होनी चाहिए लोकतंत्र में, क्योंकि उनका एक महत्व होता है। और तेजस्वी यादव जी ने जो बातें कही हैं, तो मैं उनको आपको एक चीज़ याद दिला दूं, क्योंकि जंगल राज की जो परिभाषा थी वो इन्हीं के शासनकाल में दिया गया था। और ये मैं जरूर कहता हूं, अब कम कहाँ है? जंगल राज तो उस वक्त बोल रहे हैं, लेकिन अभी आरोप जो है वो सरकार पर सीधे लग रही है और सरकार भी कमजोर दिख रही है। मैं बता रहा हूँ, देखिए, अगर घटना घटी है तभी आरोप लगे हैं, तो घटना करने के लिए सरकार जिम्मेदार नहीं है, घटना करने वाले वहां के लोग जिम्मेदार हैं जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है। और रही बात तो लोग की बात करते हैं, लोग जिम्मेदार है, तो जिम्मेदारी तो आप पर ही लग रहे हैं, आरोप तो आप पर ही लग रहा है, बीजेपी पर ही तो आरोप लगे हैं। देखिए, मैंने आपको अपने एक प्रारंभिक संबोधन में एक बात कही थी कि आरोप लगाया जा सकता है, लेकिन जब तक वो सिद्ध नहीं होता है तब तक उसे आरोप जनता पर ही लगा रहे हैं। तो माननीय तेजस्वी यादव जी ने जो आरोप लगाए हैं वो अभी सिद्ध नहीं हुए हैं, और सरकार निपक्ष इस पे कार्रवाई कर रही है। चाहे वो जो भी व्यक्ति हो वो पकड़ा जाएगा, इसके लिए आप भरोसा रखिए, क्योंकि अब तक हम लोगों ने जो भी बातें कही हैं उसको हमने पूर्ण किया है और हमने कर दिखाया है देश के सामने और राज्य के सामने, इस बात को प्रूफ भी किया है। क्योंकि जब भी हम सत्ता में जाते हैं तो नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार जी की बातों की चर्चा करते हैं, तो कहीं ना कहीं वो विश्वसनीयता लोगों के बीच में बरकरार है, ये बरकरार रहेगी और जल्दी ही इस घटना को अंजाम भी सबके सामने लाया जाएगा। अच्छा राहुल जी, मुख्यमंत्री नहीं गए वहां पर, तेजस्वी ने सवाल किया है, मुख्यमंत्री आखिर क्यों नहीं गए? देखिए, मुख्यमंत्री जी नहीं गए हैं तो आपको ये डिपेंड करता है, आप ये जो बातें आपने कही, ये बातें मैं आपको आशा स्पष्ट कर दूं कि मुख्यमंत्री राज्य में कहीं भी अगर घटना होती है तो वहां नहीं पहुंच सकते हैं, ठीक, लेकिन उनके मंत्रीगण जाते हैं, उनके रिप्रेजेंटेटिव तो नहीं गए, दो डिप्टी सीएम है बिहार में यार। और मैं बता रहा हूं, और जो संज्ञान, जो घटना की जो संज्ञान है उसकी पल पल जानकारी माननीय मुख्यमंत्री जी को मिल रही है, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, जो बातें मीडिया के माध्यम से कही थी, तो कहीं ना कहीं ये उस घटना की सारी जानकारी माननीय नीतीश कुमार जी के पास है, तभी उन्होंने किया था। और उनके लोग भी जाकर वहां मिलकर संवेदना प्रकट किए हैं, लेकिन संवेदना प्रकट करना एक अलग बात है, सबसे बड़ी बात है कि इसके ऊपर कार्रवाई कर उन जो आरोपित हैं उनको गिरफ्तार कर अंतिम अंजाम। ये तो कार्रवाई हमेशा होता है कि कार्रवाई होगी, उसके बाद गिरफ्तारी होगी, गिरफ्तारी भी दिखती है, लेकिन क्या कौन कौन से ऐसे लोग गए हैं ये बताएंगे आप जरा सा? क्योंकि आप बोल रहे हैं, विपक्ष कह रही है कि जब से विपक्ष एक्टिव हुआ है तब से सरकार के लोग जगह कार्रवाई हो रही है, सुबह में जानकारी हो गई थी कि गिरफ्तारी हुई। साफ तौर पर नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि अगर हम नहीं जाते तो गिरफ्तारी नहीं होती। 7 दिन आखिर में क्या कर रही थी प्रशासन, कितना वक्त लगा? देखिए, नेता प्रतिपक्ष जो हैं वो जिस तरह की बातें कर रहे हैं, उनके कहने का अर्थात ये है कि मैं ही राजा मैं ही मंत्री, दोनों डिसीजन वो ले रहे हैं। लेकिन इनको ये अभी बताना चाहिए कि जब कानून की व्यवस्था की अगर बात करते हैं, राज्य चलाने की अगर बात करते हैं, तो राज्य चलाने के लिए जो वहाँ का सेनापति होता है उसके नेतृत्व क्षमता कितनी ज़्यादा है, वो किस किस प्रकार के डिसीजन ले सकते हैं, इसके ऊपर निर्भर करता है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो डिसीजन दिए थे यहाँ के पुलिस अधिकारी को, उस पर कार्रवाई की गई है और उन्होंने कार्रवाई करते हुए लोगों को गिरफ्तार किया है। ये नहीं भी जाते हैं, अच्छा ऐसे भी बहुत सारे मामले हैं जिसमें अनसंवेदनशील घटनाएं घटी हैं, कहाँ तेजस्वी जी गए हैं, लेकिन तेजस्वी जी सिर्फ और सिर्फ इसलिए वहां पहुंचे हैं क्योंकि कुछ एक वर्ग उनसे नाराज था इलेक्शन में, उनको मनाने के लिए वो वहां पर गए। मतलब आप भी मानते हैं कि पब्लिसिटी की जो बात की जा रही है और सीएम ने खुद कहा, वो आप भी मानते हैं? बिल्कुल मैं मानता हूं, क्योंकि नेता प्रतिपक्ष वहां गए हैं सिर्फ और सिर्फ अपनी पब्लिसिटी करने के लिए जी। लेकिन वो पब्लिसिटी कर रहे हैं, सरकार की जो काम है वो अपना काम कर रही है, प्रशासन अपना काम कर रही है, लेकिन आरोपों का जो दौर है वो लगातार जारी है। तेजस्वी यादव ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान आरोप लगाए हैं और गंभीर आरोप लगाए उन्होंने बीजेपी विधायक के साथ साथ प्रशासन पर भी आरोप लगाया है। क्या कुछ आरोप लगाए पर नेता प्रतिपक्ष, जरा उनको भी सुनते हैं। होली के एक दिन पहले वहां के जो स्थानीय विधायक हैं विनोद नारायण झा, जो बिहार सरकार में पूर्व मंत्री हैं, वो भी वहां एक दिन पहले कई लोगों के साथ, जो प्रवीण है, जो उनका संगठन लंका
ये रावण सेना जो चलता है उनके साथ बैठकर की मीटिंग की गई है, जो कि हमको परिवार के लोगों ने बताया। और इसमें पूरा इन्वॉल्वमेंट जो संरक्षण देने का काम किया गया उस संगठन को, उस व्यक्ति को जिसने नरसंहार कराया, उसके जो हेड हैं, जो गुरु हैं, वो विनोद नारायण झा हैं। और आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि कोई भी अगर घटना होती है तो उसके बाद इमीडिएटली फॉरेंसिक टीम को बुलाया जाता है, इमीडिएटली। अब तक सबूत जुटाने के लिए कोई भी फॉरेंसिक टीम जो है वहां नहीं पहुंची है। व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब क्या है, मायने क्या है? आप लोग होशियार हैं, आप लोग समझ सकते हैं कि केस को कमजोर बनाना चाहते हैं। बिल्कुल, तो मायने क्या है इसका मतलब जनता तो समझ ही रही है, लेकिन राहुल जी आप क्या समझ रहे हैं? क्योंकि फॉरेंसिक की जो हमने बात की, नेता प्रतिपक्ष ने आज कहा और गंभीर आरोप लगाए हैं, कैसे सफाई देंगे आप? देखिए किशोर जी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब आरजेडी जेडीयू के साथ गठबंधन में थी तो उस वक्त एक तस्वीर बहुत तेजी से वायरल हुई थी जिसमें तेज प्रताप जी के साथ एक सिवान का लड़का खड़ा था जिसने हत्या की थी। तो इसका मतलब ये नहीं कि तेज प्रताप को ये बात पता था। ठीक यही चीज़ यहाँ पर भी लागू होता है। अगर मानिए विनोद नारायण झा जी ने अगर बैठकर बातें की हैं तो वो उस क्षेत्र से आते हैं, तो लोग वहाँ आते हैं उनसे मिलने के लिए, बहुत प्रकार के लोग आते हैं मिलने के लिए, तो लोग आए, मिले और गए वहाँ से, तो इसका अर्थ ये निकालना गलत होगा। और दूसरी बात है, जहाँ तक फॉरेंसिक टीम की बात है, तो मैंने आपको अपने प्रारंभिक संबोधन में इस बात की को कहा था कि वो सही है, लेकिन ये सारा निर्भर करता है वहाँ की प्रशासन के ऊपर कि उन्हें किस किस प्रकार की जांच में सहयोग चाहिए। चलिए, प्रशासन की अगर आप बात करते हैं, क्या आप मानते हैं कि बिहार में प्रशासन जो है वो काम सही कर रही है? क्राइम के ग्राफ आप खुद देख रहे होंगे, क्या लगता है? देखिए, अगर क्राइम की ग्राफ की अगर बात की जाए तो अगर एनसीआरबी का अगर आप रिपोर्ट निकालेंगे तो सबसे ज़्यादा क्राइम महाराष्ट्र में है, उसके बाद राजस्थान में। हम महाराष्ट्र में नहीं है ना सर, हम तो बिहार में हैं। मैं आ रहा हूँ, मैं आपकी बातों पे आ रहा हूँ। और मैंने आपको एक बात और कहा था कि घटना और अपराध की जो प्रक्रिया होती है वो निरंतर चलती रहती है, उसको कंट्रोल किया जाता है। और अगर आप आबादी के आधार पर अगर प्रतिशत निकालेंगे तो कहीं ना कहीं आप इसमें कम ही पाएंगे। क्या ये तो मुख्यमंत्री वाली वो बात है कि मुख्यमंत्री कहते हैं कि अपराधी जो होते हैं वो कह के हमला नहीं करते हैं, कह के घटना को अंजाम नहीं देते, तो आप तो वही बात बोल रहे हैं कि क्या जिस तरीके से, लेकिन इसको लेकर के कैसे कंट्रोल कर रहे हैं आप? क्योंकि अब तो मंत्रालय जो है वो मुख्यमंत्री के पास है। देखिए, जहाँ तक कंट्रोल की बात है, आप देखे होंगे कि पटना की जो सुरक्षा व्यवस्था है वो चाक चौबंद है और वहाँ पे प्रशासन मुस्तैदी के साथ रोडों पे दिखाई देता है। और लोग आज तो घटना कैसे घट जाती है जब प्रशासन सक्रिय है? तो मैं बता रहा हूँ। और आगे आप अगर रात को 12-1 बजे भी पटना के अंदर, बिहार के अंदर घूम लेते हैं तो ये कहीं ना कहीं इसका श्रेय जाता है माननीय मुख्यमंत्री जी को ही जाता है। और घटना क्यों घट जाती है प्रशासन के रहते हुए भी, तो ये वही बात हो गई कि सेना के रहते हुए भी आतंकवादी हमला कैसे कर लेते हैं। तो सेनाध्यक्ष क्या कर रहा है? तो सेनाध्यक्ष क्या कर रहा है, वो उस पर कार्रवाई कर सकता है। और ऐसी बात नहीं है कि माननीय गृह मंत्री माननीय नीतीश कुमार जी ने भी कार्रवाई नहीं करवाई है, उन्होंने भी प्रशासन को खुले ऑर्डर दे रखे हैं। कहाँ है? वो तो सीधे कह रहे हैं कि आपके ही मंत्री कह रहे हैं, विधायक आपके कह रहे हैं कि लगातार सरकार जो है वो शराबबंदी के मामले को पूरी तरीके से जमीनी स्तर पर लाने के लिए सरकार को शराब को पकड़ रही है, क्या कर रही है। लेकिन जहां तक क्राइम की बात की जाए तो लगातार घटना आ रहे हैं। बेगूसराय की बात की जाए या फिर सीतामढ़ी में हाल ही में जो घटना हुई थी वो आपने देखा ही, मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। कार्रवाई क्या हो रही है? कुछ नहीं दिख रहा है। देखिए, सरकार और कानून की जो व्यवस्था है वो प्रशासन का काम है अपराधी को पकड़कर कटघरे में खड़ा करना, और न्यायपालिका का काम है उसके ऊपर संज्ञान लेना। तो आज आप भी जानते हैं कि हमारे देश में और हमारे राज्य में कितने मामले हैं जो लंबित हैं। तो थोड़ी देरी जरूर आ रही है, जेल में अपराधी को जेल में डाला जाता है, थोड़ी देरी जरूर आती है उनके ऊपर अंतिम फैसला आने में। तो मैं आपको यही कहूँगा कि घबराने की आवश्यकता नहीं है और आप सभी भरोसा रखिए, एनडीए के नेतृत्व पर भरोसा रखिए, जल्द ही इसके ऊपर ऐसे ना घबराए सर। पटना वाले कांड को तो आपको याद होगा किस तरीके से पुलिस ने जो बातें कही, उसके बाद अब पीड़ित परिवार खुद उस बात को और जांच को मानने से तैयार नहीं है, उनको भी भरोसा नहीं है प्रशासन के जांच पर। तो कैसे माने कि मधुबनी में भी पूरी तरीके से न्याय मिलेगा? देखिए किशोर जी, एक सबसे बड़ी बात है कि अगर मैं ही
कार्यपालिका का काम करूं, न्यायपालिका का काम करूं और अन्य काम भी करूं, तो वो मेरे बस की बात नहीं रहेगी। हर चीज़ के लिए अलग अलग दायरे की तैयारी की गई है, हर वर्ग में लोगों को बांटा गया है। बिल्कुल। तो ठीक वही बात है, अगर कहीं कोई गिरफ्तारी होती है, उसके जैसे आपने जो चर्चा की, रुपेश हत्याकांड की चर्चा की, बिल्कुल। तो उसके अंदर जो आरोपित थे वो गिरफ्तार किए हैं, उन्होंने कबूला भी है। आज भी आपने देखा होगा कि आज जो एक पेपर आया, कबूलनामे पर भी सवाल उठा था सर, आपको भी याद होगा जी, उस कबूलनामे पर भी सवाल उठा था, आपको भी याद होगा। बिल्कुल, मैं इस चीज़ को मानता हूं, लेकिन अंधेरे में प्रशासन अंधेरे में तीर नहीं चलाता है। अगर उसके पास कोई साक्ष्य होते हैं तभी वो उसके ऊपर कार्रवाई भी करती है, और कहीं अगर विलंब होती है तो विलंब इसीलिए होती है कि कोई इनोसेंट व्यक्ति पकड़ा ना जाए। चलिए, अच्छी बात है कि इनोसेंट व्यक्ति पकड़ा ना जाए, और इसको लेकर के लगातार एक्टिव होने की जरूरत है, क्योंकि प्रशासन की कार्रवाई पर सवाल तो बहुत खड़े हुए हैं, लेकिन आरोप प्रत्यारोप का जो दौर है ऐसे होता आया है। बीजेपी विधायक की भी सुनी लेते हैं, क्योंकि उन्होंने भी सफाई दी है। बात हम विनोद नारायण झा की कर रहे हैं। विनोद नारायण झा ने एक वीडियो जारी किया और उसमें उन्होंने सफाई दी। हालांकि उनके ऊपर आरोप शुरू से लग रहे हैं। ऐसे में उन्होंने बताया कि बिहार के मधुबनी जिले के बेनीपट्टी से वो आते हैं और वहां पर उन्होंने सफाई दी। वो फिलहाल दिल्ली में है और वहीं से उन्होंने सफाई दी है। सफाई में क्या कुछ कहा, एक बार बीजेपी विधायक की भी सुनते हैं। लाखी विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत मोहम्मदपुर गांव में जो घटना घटी है वो मर्मांतक पीड़ा पहुंचाने वाली है। उन परिवारों के जो इसके विक्टिम हैं उनसे मेरी गहरी संवेदनाएं हैं। यह मेरे विधानसभा क्षेत्र का मामला नहीं है, यह हरलाखी विधानसभा क्षेत्र का मामला है। मैं बेनीपट्टी का विधानसभा का सदस्य हूं, लेकिन फिर भी यदि मैं वहां होता तो मैं तत्काल उसके पास जाता और मिलकर उनसे संवेदना व्यक्त करता। लेकिन मैं गंभीर संकट में फंसा हुआ हूं। मेरे दामाद गंभीर रूप से बीमार हैं और दिल्ली के एक निजी अस्पताल में आईसीयू में हैं। मैं अपने नाती और नतनियों को संभाल रहा हूं, इसलिए नहीं जा पाया। अपराधियों को फांसी की सजा मिले, यह आवश्यक है, क्योंकि भविष्य में कोई ऐसी घटना करने की जुर्रत न कर सके। और मैं साफ कहना चाहता हूं कि अपराधियों की कोई जात नहीं होती, वो अपराधी होते हैं। मैं इन लोगों से संपर्क की बात सपने में सोच नहीं सकता हूं। मेरे 40 सालों के राजनीतिक सामाजिक जीवन में जो लोग मुझे जानते हैं वो इस बात को समझते हैं कि मुझे इन लोगों से कभी कोई संपर्क नहीं रहा। इसलिए मैं उन लोगों से प्रार्थना करता हूं कि वो जो लोग इसे राजनीतिकरण करना चाहते हैं वो राजनीतिकरण न करें। अपराधी को फांसी तक पहुंचाने के लिए जो भी करना हो सो करें। मैं भी अपने स्तर से उन्हें फांसी तक पहुंचे वो, और जिस स्तर पर बात पहुंचानी हो मैं पहुंचा रहा हूं। इसमें सभी के लगने की जरूरत है, ये राजनीति का समय नहीं है। तो ये थे बीजेपी विधायक जिनके ऊपर गंभीर आरोप लग रहे हैं और आरोप को लेकर के उन्होंने सफाई दी है। लेकिन जिस मुद्दे पर हम बात कर रहे हैं, हमारे साथ राहुल आनंद जी हैं। आनंद जी, आपको ये नहीं लगता है, क्योंकि एक बार फिर से बीजेपी के जो विधायक हैं इन्होंने इमोशनल कार्ड खेला है, अपने दामाद की तबीयत खराब की बात करते हैं। इससे पहले भी जो एक मंत्री पर आरोप लगा था वो भी रोते हुए नजर आए थे। इमोशनल कार्ड कब तक चलेगा? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि आपने जो इस वीडियो को दिखाया, आपने उस वीडियो को देखने के बाद इनके चेहरे पे शिकंज देखी होगी और जो दर्द झलक रहा था इस पे भी आपको बोलना चाहिए। वही तो हम भी बोल रहे हैं, इमोशनल कार्ड है। मैं आ रहा हूँ आपके विषय पर, मैं आ रहा हूँ। और रही बात, अगर कोई पहुंच पाने में असमर्थ है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो इमोशनल कार्ड खेल रहा है, क्योंकि उनकी व्यक्तिगत परेशानियां हैं और किसी के अगर दामाद आईसीयू में एडमिट हैं तो उनके पैर के तले की जमीन खिसक जाएगी। इसलिए इस पे इमोशनल कार्ड की बात ना की जाए तो बेहतर है। जो समय सामने पड़ा है, जिसके साथ ये घटना घटी है, उनके साथ हमारी संवेदना अभी भी है और निष्पक्ष जांच करके जो अपराधी हैं उनको फांसी तक पहुंचाने का काम यहाँ की एनडीए सरकार करेगी। कब तक करेगी सर, कब तक? देखिए, जो समय लग रहा है वो सिर्फ और सिर्फ अंतिम रूप देने के लिए लग रहा है। इसे थोड़ा निश्चिंत रहिए, निश्चय ही इसके ऊपर अंतिम रूप के इंतजार में 7 दिन बीत गए। पीड़ित परिवार के पास अब तक सरकारी सहायता की बात की जाने की, नेता प्रतिपक्ष गए वो तो अब गिना रहे हैं ना कि हमने सहायता की है। आप क्या कर रहे हैं, सरकार में हैं? देखिए, जो नेता प्रतिपक्ष जो काम कर रहे हैं वो एनडीए नहीं करेगी, क्योंकि नेता प्रतिपक्ष वहां जाकर अपनी राजनीतिक अभिलाषाओं को जीवंत करने का प्रयास कर रहे हैं और सरकार जो है धरातल पर कार्य करती है। और कार्य करने में अगर कहीं मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा, जो नकारात्मक ऊर्जा होती है
वो जल्दी से फैलती है और सकारात्मक ऊर्जा को फैलाने में थोड़ा वक्त लगता है। तो सकारात्मक को फैलने में थोड़ा मुझे समय चाहिए हमारी सरकार को, लेकिन जल्द ही इसका निष्कर्ष आ जाएगा, निश्चिंत रहिए आप। चलिए, बिल्कुल उम्मीद करते हैं कि निष्कर्ष जल्द आना चाहिए और सरकार जो है लगातार काम कर रही है, सरकार बेहतर काम करे, हम यही उम्मीद करेंगे। लेकिन सरकार जो है वो काम तो कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं जांच को लेकर के भी सवाल खड़े हो रहे हैं। आज से आपसे आखिरी प्रतिक्रिया चाहूंगा, क्या लगता है न्याय मिलेगा जल्द? बिल्कुल न्याय मिलेगा, आप उसके लिए निश्चिंत रहिए। मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूं, क्योंकि एनडीए के नेतृत्व में और एनडीए के नेतृत्व में हमेशा बिहार आगे की तरफ बढ़ा है। जो भी समस्याएं हैं अब तक किसी को पेंडिंग नहीं रखा गया है, सबको न्याय मिला है। आपने देखा होगा कि इसके पहले भी आपराधिक घटनाएं हुई थी, उसको भी अंतिम अंजाम तक पहुंचाया गया है। इसलिए आप निश्चिंत रहिए, ये भी जो बेनीपट्टी की जो चलिए, दुर्घटना हम निश्चिंत हैं और चाहेंगे कि जल्द से जल्द इसमें फैसला हो और पीड़ित परिवार जो हो उसको सहायता मिले। उसके आगे की जिंदगी जो है, कई बच्चे ऐसे हैं जिनके माथे के ऊपर से उनका पिता का साया खत्म हो गया, तो कई ऐसी महिलाएं हैं जो विधवा हो गई। बहुत बहुत धन्यवाद राहुल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आपको बता दूं कि जिस तरीके से बेनीपट्टी की ये घटना है, ये सबको हिलाने के लिए है। इस घटना को लेकर के साफ तौर पर देखा जाए तो सरकार की तरफ से दावा तो किया जा रहा है, लेकिन कई बार जांच को लेकर के भी सवाल खड़े हुए हैं। आज ही की बात की जाए तो आरोपी की गिरफ्तारी हो गई है, लेकिन गिरफ्तारी को लेकर के अगर बात एडीजी मुख्यालय और एसपी की बात की जाए तो दोनों में मतभेद दिख रहा है। ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि क्या ऐसी ही जांच प्रक्रिया पर भरोसा किया जाए? उम्मीदें तो बहुत हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इंतजार है सिर्फ और सिर्फ न्याय का। सुशासन राज नहीं, राक्षस राज आ गया।